आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर में हाल ही में हुई एक बड़ी मुठभेड़ की, जिसमें 27 माओवादी मारे गए, जिनमें माओवादी संगठन का बड़ा नेता बसव राजू भी शामिल था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मुठभेड़ की कहानी है या इसके पीछे छिपी है कुछ ऐसी कहानियां जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज हम माओवाद के पीछे की सच्चाई, परिवारों की मजबूरी और समाज की भूमिका पर बात करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका पिछले कुछ सालों से माओवादी हिंसा की वजह से सुर्खियों में रहा है। हाल ही में नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के जंगलों में एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव यानी बसव राजू और 26 अन्य माओवादी मारे गए। ये खबर सुनते ही पूरे देश में हलचल मच गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे माओवाद के खिलाफ बड़ी जीत बताया और कहा कि पिछले 3 दशकों में इतना बड़ा झटका माओवादी संगठन को कभी नहीं लगा। लेकिन क्या ये मुठभेड़ सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी है या इसके पीछे कुछ और भी है? आज हम आपको ले चलेंगे उन परिवारों की कहानियों तक जो इस हिंसा का हिस्सा बनने को मजबूर हुए। हम बात करेंगे उन युवाओं की, खासकर महिलाओं की, जिन्हें माओवादी संगठन में शामिल होने के लिए दबाव डाला गया। और सबसे ज़रूरी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि माओवाद सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की गहरी जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 21 मई 2025 को नारायणपुर के जंगलों में छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा यूनिट ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में माओवादी संगठन के टॉप लीडर बसव राजू समेत 27 माओवादी मारे गए। बसव राजू, जो पिछले कई सालों से माओवादी संगठन की कमान संभाल रहा था, इस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा था। उसकी मौत ने माओवादी संगठन को गहरा झटका दिया। लेकिन ये मुठभेड़ कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2023 से बीजेपी सरकार के आने के बाद माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। इस साल जनवरी से अब तक 174 से ज्यादा माओवादी मारे जा चुके हैं और करीब 1300 ने सरेंडर किया है। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ पूरी तरह नक्सल मुक्त कर दिया जाए। मुठभेड़ के बाद नारायणपुर के अस्पताल में मारे गए माओवादियों के परिजन पहुंचे। वहां उनकी आंखों में दुख, गुस्सा और लाचारी साफ दिख रही थी। कई परिजनों ने बताया कि उनके बच्चे या रिश्तेदार माओवादी संगठन में शामिल होने के लिए मजबूर किए गए थे। ये कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर लोग माओवादी क्यों बनते हैं। क्या ये सिर्फ विचारधारा की बात है या इसके पीछे कुछ और भी है? अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। बस्तर में एक गांव में रहने वाली राधा एक ऐसी लड़की थी जो पहले गांव में नाच गाने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी। लेकिन कुछ साल पहले माओवादी संगठन ने उसके परिवार पर दबाव डाला कि वो राधा को उनके साथ भेजे। राधा के पिता ने बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके पूरे परिवार को मारने की धमकी दी गई थी। राधा जैसी कई लड़कियां और लड़के हैं जो माओवादी संगठन में शामिल होने को मजबूर हुए। कुछ परिवारों ने बताया कि माओवादी संगठन एक घर से कम एक बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, चाहे वो डर की वजह से हो या जबरदस्ती। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि पूरे बस्तर के कई परिवारों की सच्चाई है। लेकिन कुछ परिवार इस जाल से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज रहे हैं ताकि वो माओवादी संगठन के प्रभाव से दूर रहें। दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में कुछ गांवों को माओवादी मुक्त घोषित किया गया है और वहां शिक्षा और विकास पर जोर दिया जा रहा है। ये दिखाता है कि शिक्षा और जागरूकता इस समस्या से लड़ने का एक बड़ा हथियार हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर माओवादी इतने सालों बाद भी क्यों जिंदा है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सामाजिक और आर्थिक असमानता। बस्तर जैसे इलाकों में आदिवासी समुदाय को लंबे समय से उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। उनकी जमीन छीनी गई, उनकी आजीविका के साधन खत्म हुए और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक ठीक से नहीं पहुंचा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माओवाद को देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बताया था और वो गलत नहीं थे। माओवादी संगठन इन इलाकों में गरीबी, बेरोजगारी और अन्याय का फायदा उठाते हैं। वो लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि सशस्त्र विद्रोह ही उनकी समस्याओं का हल है। लेकिन
क्या हथियार उठाना वाकई कोई समाधान है? कई बार माओवादी संगठन स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राधा की कहानी में हमने देखा कि वो पहले सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी। माओवादी संगठन ऐसी गतिविधियों को अपने प्रचार प्रसार का हिस्सा बनाते हैं ताकि युवाओं को अपनी ओर खींच सके। तो इस समस्या का हल क्या है? माओवाद से लड़ने के लिए सिर्फ सुरक्षा बलों की कार्रवाई काफी नहीं है, हमें सामाजिक और आर्थिक समावेशन पर काम करना होगा। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजनाएं, जिनमें माओवादियों को शिक्षा, ट्रेनिंग और आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बस्तर जैसे पिछड़े इलाकों में विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, समाज को भी आगे आना होगा। हमें उन परिवारों के प्रति संवेदनशील होना होगा जो माओवादी संगठन के दबाव में हैं। उन्हें नकारात्मक नजरिए से देखने की बजाय उनकी मजबूरी को समझना होगा। अगर हम इन परिवारों को मुख्यधारा में लाने में मदद करें तो माओवाद की जड़ें कमजोर हो सकती है। बस्तर की ये मुठभेड़ हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है। माओवाद सिर्फ एक सुरक्षा समस्या नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का नतीजा है। हमें हथियारों के साथ साथ संवाद और समझदारी की भी जरूरत है। आइए हम सब मिलकर उन परिवारों को सपोर्ट करें जो इस हिंसा के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। क्या माओवाद को खत्म करने के लिए सिर्फ सख्ती ही काफ़ी है या हमें और गहरे समाधान ढूंढने होंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।